नमस्ते। आज हम लोग पढ़ेंगे बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी। तो देखिए, जैसे कि हम लोगों को पता है कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स कौन से कणों के लिए होती है जिनका चक्रणीय क्वांटम संख्या जो होती है वो पूर्णांक की होती है, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर का इंटीग्रल होता है। दैट मीन्स 0, 1, 2 इस तरीके का स्पिन क्वांटम नंबर होगा, उन सब कणों के लिए होती है, जैसे कि फोटॉन्स, हीलियम न्यूक्लियस, H2 गैस एटसेट्रा। ये जो कण होते हैं जो कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बोसोन्स। ये कण ऐसे होते हैं जो कि पाउली का जो अपवर्जन का नियम है उसे फॉलो नहीं करते। दैट मीन्स किसी भी क्वांटम स्टेट के अंदर कणों की संख्या पे हमारी कोई भी सीमा नहीं होती। पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है कि एक अवस्था में समान तरीके के एक से ज़्यादा कण नहीं रह सकते, राइट। वो फर्मियोन्स के लिए वैलिड होता है, बोसोन्स के लिए नहीं होता। और बोसोन्स के लिए जो तरंग फलन होता है आपका वेव फंक्शन, वो सममित होता है। दैट मीन्स बोसोन्स सिमेट्रिक वेव फंक्शंस रखते हैं। ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये वाली सांख्यिकी, वो सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस ने 1924 में इसकी कल्पना की थी। और उन्होंने बोला था कि हर एक फेस सेल जो होती है आपकी, वो एक फाइनाइट साइज़ की होती है, H³ की। और इससे इन्होंने प्लांक का जो नियम है वो डिराइव किया था। उसके बाद में आइंस्टीन जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसी की कल्पना को इनकी जो कल्पना थी उसको जनरलाइज किया। दैट मीन्स उसको व्यापक रूप दिया। तो देखिए, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं, कोई एक कोष्टिका लेते हैं जिसका जो आयतन होगा वो हम लोग dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz मानते हैं। लेकिन देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स में तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक बिंदु है, उसकी स्थिति और संवेग दोनों की एक साथ में हम लोग स्टडी कर सकते हैं, मतलब उसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, उसकी वजह से एक कण की स्थिति और संवेग दोनों प्रायोगिक रूप से हम लोग एक सीमा तक ही निकाल सकते, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते, राइट। वो क्या होता है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h×2π, राइट, h×2, राइट। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, x और p की वैल्यूज़ h×2 से ज़्यादा सही से नहीं निकाल सकते। इस वजह से कला निर्देशांकाश जो होता है उसके अंदर एक कण के जो निर्देशांक है, हम लोग वो एक सीमा तक ही निर्दिष्ट कर सकते हैं कि उसकी जो स्थिति और संवेग है दोनों के एक बिंदु पे जो उसका आयतन हो वो H³ का अल्पांश का ही हो। दैट मीन्स जो H हो हमारा वो H³ से बड़ा ले सकते हैं हम लोग। दैट मीन्स कि हम लोग कोई भी जो कोष्टिका है उसका आयतन होगा उसको हम लोग इतना ज़्यादा लेते हैं ताकि, और उसमें क्या करते हैं हम लोग उस कोष्टिका के अंदर बहुत सारे कक्ष बनाते हैं, और हर एक कक्ष का आयतन जो हमारा होता है वो H³ के इक्वल होता है। दैट मीन्स देखिए, V सेल तो हमारा है, कोष्टिका का आयतन वो बहुत ज़्यादा होता है, और V सब सेल है हमारा एक कक्ष का आयतन जो कि H³ के बराबर होता है। तो एक कोष्टिका के अंदर हम बहुत सारे कक्ष बना सकते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ सबसेस जो होगी हमारी वो होती है हमारी GI, ith सेल के अंदर, मतलब ith जो हमारी कोष्टिका है उसके अंदर जो कक्ष होंगे उनकी संख्या होती है हमारी GI, वो इक्वल होती है H/H³ के इक्वल। यदि हम लोग GI को बहुत बड़ा माने तो उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, GI फैक्टोरियल पर स्टर्लिंग की अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं। स्टर्लिंग की अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि GI की वैल्यू जो हो वो बहुत ही ज़्यादा हो, जब भी हम GI फैक्टोरियल के लिए स्टर्लिंग का अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। देखिए, अब हम लोगों ने एक एग्जाम्पल माना कि हमने 4 कला बिंदु लिए, 4 फेस पॉइंट्स लिए, और 2 हमारे पास सेल्स है, 2 कोष्टिका है। तो देखिए, हम लोगों ने माना कि ith कोष्टिका के अंदर तो हमारे पास 3 एटम्स है, और jth के अंदर हमारे पास 1 है। तो ith कोष्टिका में हम लोग इन तीनों को किस तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या होता है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में, एक ही जो अल्पांश है, आयतन अल्पांश, उसके अंदर भी हम लोग बहुत तीनों पॉइंट्स को एक साथ ले सकते हैं। इस वजह से ith सेल के लिए हमारे पास यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 20 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। वैसे jth सेल में क्योंकि एक ही है, एक 4 जो सबसेल से 4 कक्ष है, उन चारों में से किसी में एक बार एक में इसलिए WJ हमारे पास 4 आ जाएगा और WI हमारे पास 20 हो जाएगा। इसलिए टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो हमारे होंगे वो हो जाएगा W=WI/WJ, वो हो जाएगा 20 × 4 80 के इक्वल। लेकिन जब हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमान की जो सांख्यिकी है उसके अनुसार हमारे पास W की वैल्यू क्या आती है, 4 के इक्वल। इसलिए जनरलाइज रूप से हम लोग W को हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट इंटू WIJ लिख सकते हैं, राइट। देखिए, अब हमने क्या किया,
अब हम क्या करेंगे कि एन आई है उसकी टर्म्स में हम लोग डब्ल्यू के लिए एक फलन ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने माना कि आयत कोष्टिका है, उसके अंदर हमारे पास इतने कक्ष है और उसके अंदर कला बिंदु है वो है ए बी सी डॉट 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 इस तरीके से। मतलब कक्ष को तो हम लोग 1 2 3 इस तरीके से बताया है और कला बिंदु जो हमारी थी फोर्स पॉइंट्स उनको हम लोगों ने ए बी सी के रूप में बनाया है। तो देखिए, और हम लोगों ने बोला है कि कला बिंदु जो हमारी होती है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होती है, मतलब अविभेद्य होती है। लेकिन हम लोगों ने ABC की यूज़ ओनली इसलिए किया ताकि हम लोग उसकी प्रायिकता वगैरह जांच कर सके। उसके बाद में हम लोग इसको इनडिस्टिंग्विशेबल मान लेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने माना कि पहला वाला कक्ष उसके अंदर 2 फेस पॉइंट्स आपके, दूसरे कक्ष में 1 है, तीसरे में 1 भी नहीं है, फोर्थ में 3 है, इस तरीके से माना। तो हम लोग बोल सकते हैं यदि हम लोग हर एक सीक्वेंस है उसकी उसके प्रारंभ में तो हम लोगों ने एक अक्षर लगाया हुआ है और या फिर अंक लिया हुआ है, उसके जितने भी संभव हमारे पास सीक्वेंसेस होती है उन सबको हम लोग एक तरीके से अरेंज करें तो वो एक मैक्रोस्टेट है उसको रिप्रेजेंट करेगी। और जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि जीआई विधियों से जो अनुक्रम प्रारंभ होंगे तो प्रत्येक सीक्वेंस में हमारे पास शेष कितने बचेंगे, GI + NI - 1 अंक। तो इस वजह से टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इन सबसेल जो हमारे पास होंगे वो कितने हो जाएंगे, GI + NI - 1 का फैक्टोरियल। इसलिए हमारे आईवी कोष्टिका के अंदर जो सूक्ष्म अवस्थाएं जो होती है हमारे पास माइक्रोस्टेट्स, उनकी संख्या क्या होती हो जाएगी, WI = GI + NI - 1 का फैक्टोरियल अपॉन GI फैक्टोरियल NI फैक्टोरियल, राइट। लेकिन GI फैक्टोरियल तो हमारा होगा वो GI × GI - 1 का फैक्टोरियल हम लोग बोल सकते हैं। इस वजह से देखिए GI से GI कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा WI = GI + NI - 1 का फैक्टोरियल अपॉन GI - 1 का फैक्टोरियल NI का फैक्टोरियल। तो देखिए, हम लोग यदि यूज़ करें कि GI हमारे पास 4 है, क्योंकि हम लोगों ने अभी पहले एग्जांपल लिया था उसके अंदर हम लोगों ने क्या माना था, यहाँ पे 4 थे, तो इस वजह से GI हमारे पास क्या होगा, 4 होगा। NI हमारे पास 3 थे और NJ तो हमारे पास 1 था, तो इससे हम लोग WI WJ निकाल सकते हैं। तो देखिए WI हमारे पास इससे 20 ही आता है और WJ हमारे पास 4 ही आता है, जैसा कि हम लोगों ने उस कॉम्बिनेशन में देखा था। इससे हमारे पास टोटल W है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 के इक्वल। तो देखिए, तो W हमारे पास आएगा प्रोडक्ट ऑफ WI, तो वो जाएगा GI + NI - 1 का फैक्टोरियल अपॉन GI - 1 का फैक्टोरियल NI फैक्टोरियल बाय, राइट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका लॉगरिथम ले सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि ये वाली वैल्यूज बहुत बड़ी होती है तो हम लोग नॉर्मली उनका बड़ी वैल्यूज़ का लॉगरिथम लेते हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पे लॉगरिथम लेंगे। तो लॉगरिथम लेने के बाद में हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट है वो समीशन कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास आएगा लॉगरिथम ऑफ GI + NI - 1 का फैक्टोरियल माइनस GI ln ऑफ GI - 1 का फैक्टोरियल माइनस ln ऑफ NI फैक्टोरियल। अब देखिए, क्योंकि GI और NI दोनों बहुत बड़े हैं तो इसलिए हम लोग 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी 1 को हम अल्पत्य मानकर इसको हटा सकते हैं। तो देखिए, अब हम लोगों ने क्या किया, स्टर्लिंग की अप्रॉक्सीमेशन लगाई। तो वो क्या कहती है हमारी, ln ऑफ n फैक्टोरियल हमारा क्या होगा, ln ऑफ n माइनस n के इक्वल, राइट। तो इससे हम लोगों के पास क्या होगी, ln ऑफ GI + NI का फैक्टोरियल हमारे पास क्या हो जाएगा, NI + GI ln ऑफ NI + GI माइनस NI + GI। फिर इसके लिए हो जाएगा ln ऑफ GI फैक्टोरियल माइनस GI ln ऑफ GI + GI माइनस ln ऑफ NI ln ऑफ NI + NI। तो देखिए, इससे हम लोग NI + GI हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। इससे देखिए हमारे पास आ जाएगी समेशन ऑफ NI + GI ln ऑफ NI + GI माइनस GI ln ऑफ GI माइनस NI ln ऑफ NI। अब हम लोग इस जो इक्वेशन है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू NI, क्योंकि हमारे पास GI तो कांस्टेंट हो गया, NI हमारे पास वेरिएबल है। तो हो जाएगा del ln ऑफ W इक्वल्स टू समेशन, पहले इसके लिए किया, फिर इसको कांस्टेंट मान के इसके सापेक्ष किया तो ये हमारे पास आ गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, ये वाले के लिए तो 0 हो ही जाएगा, इसको कांस्टेंट मान के इसके सापेक्ष किया, फिर इसको कांस्टेंट मान के इसके सापेक्ष किया, तो हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ NI + GI माइनस ln ऑफ NI del ऑफ NI। तो देखिए, इससे हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ GI + NI अपॉन NI। अब हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू W मैक्सिमम निकालने के लिए, अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता जिसकी होती है वो वाली वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, del ln ऑफ W को हम लोग इक्वल टू 0 कर देंगे। इससे हमारे पास आ जाएगा ये इक्वल टू 0। अब देखिए,
यदि हमारे पास टोटल कण जो है वो कैपिटल एन के इक्वल है और उनकी आंतरिक ऊर्जा यू है, वो दोनों के दोनों हमारे पास कांस्टेंट है, तो इससे हमारे पास क्या जाएगा, डेल ऑफ एन है वो इक्वल टू 0 होगा, वो कहता है समेशन ऑफ डेल एन आई। और वैसे डेल यू जो होता है समेशन ऑफ आई एप्सिलॉन सॉरी ई आई डेल एन आई, वो इक्वल टू 0 होगा। इसको हम लोग इक्वेशन बोल दिया इक्वेशन 9। तो देखिए हम लोग लैग्रेंजियन का मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स को हम लोग यूज़ करेंगे। उससे हम लोग क्या करेंगे, 8th वाली इक्वेशन में तो हम लोग माइनस अल्फा मल्टीप्लाई कर देंगे, 9th इक्वेशन में माइनस बीटा मल्टीप्लाई करके इन दोनों को इससे ऐड कर देंगे 7th वाली इक्वेशन से। तो हमें पास आ जाएगा समेशन ऑफ लॉगरिथम ऑफ जी आई प्लस एन आई अपॉन एन आई माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई डेल एन आई इक्वल टू 0। क्योंकि ये वाली जो टर्म हमारी वो 0 नहीं हो सकती, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाली अंदर वाली टर्म को 0 के इक्वल रख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एन आई इक्वल्स टू जी आई अपॉन ई रेज़ पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस 1। अब देखिए ई रेज़ पावर अल्फा है वो हमारे पास वो कांस्टेंट होता है ए के इक्वल, तो इससे हमारे पास आएगा एन आई इक्वल्स टू जी आई अपॉन ए रेज़ पावर बीटा ई आई माइनस 1 के इक्वल। तो देखिए यही हमारा होता है बोस आइंस्टीन का डिस्ट्रीब्यूशन नियम, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम होता है बोस आइंस्टीन का, जहाँ पे हम लोग जो बीटा है हम लोग ने यूज़ किया है वो इक्वल होता है 1/k के। ये बीटा की वैल्यू हम लोग सेम वैल्यू हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमान जो सांख्यिकी उसमें भी यूज़ करते हैं। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, एन आई अपॉन जी आई को ई के साथ में ड्रॉ किया। तो लो टेम्परेचर पर हमारे पास इस तरीके का ग्राफ आता है और हाई टेम्परेचर पर हमारे पास इस तरीके का ग्राफ आता है। तो यहाँ पर हम लोगों का बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है वो कंप्लीट होता है। उसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास ये वाला। थैंक यू।